नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में लॉकडाउन 4.0 को लेकर चर्चा की गई, जहां 17 मई को लॉकडाउन का थर्ड फेज खत्म हो रहा है, जिसको लेकर कई राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की भी मांग की है। लेकिन सरकार के पास खाली होते खजाने ने सरकार को असमंजस में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा कि आर्थिक गतिविधियों की तैयारियों के बीच कोरोना जैसे संकट से भी लड़ना होगा। और अगर देखा जाए तो राज्यों में मजदूरों का जो आदान प्रदान चल रहा है, पहला खतरा तो वहीं पर बना हुआ है। दूसरा खतरा अब बिना अनुमति के राज्य में आना जाना भी कई जगह शुरू कर दिया गया है, जो सबसे ज्यादा आत्मघाती हो सकता है। तो वहीं राजस्थान में भी कई शहरों को छोड़कर लगभग पूरा राजस्थान संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। और ऐसे में अगर फैक्ट्रियों, कारखानों और उद्योगों को खोल भी दिया गया तो उनमें काम करने वाले मजदूर कहां से आएंगे, क्योंकि कई मजदूर तो अपने अपने गांव और शहरों में लौट चुके हैं। ऐसे में आने वाले 1 या 2 सालों में तो वे कम से कम वापस नहीं लौटने वाले। देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो रही है और ऐसे में बड़ा सवाल, क्या लॉकडाउन का चौथा चरण आर्थिक गतिविधियों को मजबूत कर पाएगा, या फिर हमें इस कोरोना महामारी को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानकर रोजाना के कार्यों में वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजों को अपनाते हुए। तो सवाल यही है कि अगर हम बात करें अलग अलग राज्यों की, तो जहां एक तरफ तो राज्यों से कई मजदूर, प्रवासी और जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, और इनकी संख्या आपको बता दें कि लाखों में है। ये 1000, 2000, 5000 या 10,000 में नहीं है, लाखों में इनकी संख्या है। ये अपने अपने गृह राज्यों की ओर लौट चुके हैं। और अगर हम बात करें राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की व कई अन्य ऐसे राज्य जिनमें उनके लोग भी वापस आ चुके हैं और इनकी संख्या भी लाखों में है। और आने वाला मौसम, जैसा कि सबको पता है, बारिशों का मौसम है। ऐसे में जो लोग वापस लौट कर आए हैं उनके एक तो क्वारंटाइन की व्यवस्था, 14 दिन की क्वारंटाइन की व्यवस्था, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि सरकारों ने कहा है कि हम इसकी समुचित व्यवस्था हमने कर ली है, लेकिन उसके बाद भी लाखों में आए इन मजदूरों में से जरा सोच के देखिए, अगर एक भी संक्रमित निकलता है तो फिर हर राज्य में कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो बदलते देर नहीं लगेगी। तो इस पर बात करने के लिए जयपुर राजस्थान से हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता नीरज शर्मा जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जिस प्रकार से बात की जा रही है, चौथे लॉकडाउन की संभावना जताई जा रही है और आज रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे पूरे देश को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात को 8 बजे का वक्त अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चुना जाता है। और जैसे ही ये खबर आती है कि 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, तो लगभग हर किसी के मन में एक आशंका जरूर उठती है कि अब प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। और क्योंकि पूरा विश्व और भारत भी इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है और पिछले कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, क्या हम ये मान सकते हैं कि मजदूरों का, प्रवासियों का, कामगारों का जो आदान प्रदान हुआ है वो भी एक बड़ा खतरा हो सकता है? क्या कहेंगे नीरज जी? देखिए, उत्तरी भारत के जो ज्यादातर राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों ने आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर फोकस दिया है। मजदूरों का जो पलायन हो रहा है इसकी पहले से पैरवी ये मुख्यमंत्री कर रहे थे ज्यादातर, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों। लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करें तो वहाँ चाहे हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी की बात करें, उन्होंने 31 मई तक ट्रेनें नहीं चलाने का आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया। तेलंगाना में भी यही स्थिति देखने को मिली, जहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी ट्रेनों को न चलाने का आग्रह किया और ये कहा कि उत्तरी भारत के कई राज्य ऐसे हैं, महानगर हैं, जहाँ रेड जोन के अंदर आते हैं और बड़ी संख्या के अंदर जो है लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में दक्षिण भारतीय राज्यों को कई ये डर है। लेकिन ओवरऑल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फीडबैक लिया है, इस फीडबैक के माध्यम से जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पर ये जानने का कोशिश करी, मुख्यमंत्रियों का मन टटोलने का ये प्रयास किया कि आखिर इस लॉकडाउन से एग्जिट का क्या प्लान होना चाहिए। तो 15 मई तक एक प्लान भी मुख्यमंत्रियों से मांगा गया है कि किस तरीके से इस
जो लॉकडाउन 3 चरण के लॉकडाउन अभी तक हो चुके हैं और अब चौथे चरण के लॉकडाउन में हमें प्रवेश करना है या क्या रणनीति अपनाई जाए, तो इसको लेकर के चर्चा प्रधानमंत्री ने की है। लेकिन जो राज्य हैं वो भी बटे हुए नजर आए और अलग अलग तरीके से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने सुझाव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए। तो सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या चौथा लॉकडाउन लागू होगा? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे जो है देश की जनता से रूबरू होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने अंदाज में जिस तरीके से रात को 8 बजे एक संबोधन करते हैं, सीधे तौर पर वो आकर के अपनी बातों को कहेंगे, लेकिन उसमें आम जनता की सराहना भी रहेगी कि जनता ने जो 3 लॉकडाउन रहे उनको सराहनीय ढंग से सफलतापूर्वक लागू करवाया है। इसके लिए जनता का, जब तक जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता कोई जननेता कार्य नहीं कर सकता है। तो एक तो जनता का धन्यवाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन साथ ही एक बात ये भी हो सकती है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना, इसके साथ ही सैनिटाइजेशन और हाइजीन, इन पर ध्यान देना, तो ये फोकस जो है अभी भी रह सकता है। लेकिन इसके साथ ही देश चूंकि एक लंबे समय तक, क्योंकि 17 मई तक जो है पूरा 54 दिन का लॉकडाउन 25 मार्च से लेकर के हो जाएगा, ऐसे में प्रधानमंत्री की भी यही चाहत है और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी ज्यादातर ने सुझाव दिए हैं कि आर्थिक गतिविधि संचालित करना बहुत जरूरी है और लोगों को रोजगार देने पर सरकार का विशेष तौर पर फोकस होना चाहिए। अब चाहे हम मनरेगा की बात करें, आप देख लीजिए राजस्थान के अंदर जो है करीब 60,000 जो श्रमिक है मनरेगा के तहत काम कर रहे थे अप्रैल महीने के अंदर, आज वो संख्या बढ़कर के 22 लाख हो गई है आश्चर्यजनक रूप से। 22 लाख आंकड़ा और 60,000, आप कितना बड़ा एक अंतर मानते हैं? तो मनरेगा में लगातार कार्य दिए जा रहे हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी कई भाजपा के नेताओं से, अलग अलग सांसदों से, विधायकों से चर्चा हो रही है। आज जयपुर और अजमेर संभाग के नेताओं से चर्चा हो रही है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, जयपुर ग्रामीण से लोकसभा के सांसद हैं। राम कुमार वर्मा जो कि उच्च सदन राज्यसभा से आने वाले सांसद हैं, भाजपा के वो भी सांसद, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए हैं। लेकिन सबने एकजुट होकर के ये कहा है जो स्किल लेबर और अनस्किल्ड लेबर, 2 तरह की लेबर बाहर से श्रमिकों के रूप में आ रही है। राजस्थान की बात करें तो 19 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण करवाया है और ज्यादातर इनमें 12-13 लाख ऐसे लोग हैं जो कि राज्य के अंदर आना चाहते हैं। तो बड़ा सवाल ये है, जो लोग बाहर से यहाँ राज्य के अंदर आना चाहते हैं, ऐसे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को कहाँ रखा जाएगा और ये क्या काम करेंगे? क्योंकि बड़े बड़े महानगरों में मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु, इसके साथ ही अन्य जो राज्य हैं वहां पर ये लोग काम कर रहे थे। ऐसे में इनके सामने एक रोजगार का बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। इन सांसदों ने भी सुझाव दिया है मुख्यमंत्री को कि हमें एक कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग क्षेत्र के उद्यमियों से और उद्योगों से चर्चा करनी चाहिए। और नीरज जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। यहाँ पर एक बात मन में उठती है कि जिस प्रकार से अगर हम बात करें हरियाणा की, और कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने साफ तौर पर इस चीज के लिए मना कर दिया है कि आप भले ही हमारी कितनी भी बुराई कर ले, हमें कितना भी कोस ले, लेकिन हम हमारे राज्य की सीमा के अंदर किसी को भी ना घुसने देंगे, ना हम बाहर जाने देंगे। मैं यहां पर बात कर रहा हूं हरियाणा की। गृह मंत्री अनिल विज ने यह कहा था कि हम अपने राज्य के भीतर, भले ही वो हमारे ही राज्य का वासी हो, लेकिन हम किसी को भी राज्य की सीमा के अंदर नहीं घुसने देंगे जब तक कि हम खुद इस चीज के लिए श्योर नहीं हो जाते कि आने वाला व्यक्ति कोरोना से पूरी तरह से प्रभावित हुआ नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसी नीति हर राज्य को अपनानी चाहिए थी? क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तमाम बातें की जा रही हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात नीरज जी यहां पर यह है कि जो लोग ऑलरेडी हमारे राज्य में मौजूद हैं, जो लोग ऑलरेडी कोरोना से पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, अलग अलग जगहों पर, छोटी जगहों पर, वार्डों में उनकी व्यवस्था की गई है, तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त है? क्या वहां पर आपको लगता है कि सरकारों ने, भले ही वो किसी भी राज्य की सरकार हो, क्या वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को अच्छे से देखा जा रहा है, उनको परखा जा रहा है? क्योंकि अगर हम राजस्थान की ही बात करें, अजमेर का आपको इंसिडेंट याद होगा, वहां पर एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने फांसी लगा ली। कई लोग ये दुआ कर रहे हैं कि हम यहां पर क्वारंटाइन सेंटर में हैं और बहुत ही बेकार जिंदगी जो है, ये 14 दिन है, ये हमारे जीवन के सबसे बेकार 14 दिन है, भगवान इससे अच्छा तो हमें उठा ही ले। और ऐसी स्थिति लगभग हर जगह मौजूद है। तो क्या आपको नहीं लगता था, या फिर सरकारों को यह सोचना नहीं चाहिए था कि जो लोग हमारे राज्य में
मौजूद है, हम पहले उनका ध्यान दें। और ये पलायन का जो हम तो इसे नाटक ही कहेंगे, पलायन का जो नाटक हुआ है, क्योंकि इस पलायन की वजह से कितना संक्रमण का खतरा बढ़ा है। और हर उस आम आदमी के मन में क्या ये बात नहीं आई होगी कि हम घर में रहने को मजबूर है, और तमाम राज्य सरकारों ने मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की परमिशन दे दी। क्या कहेंगे नीरज जी? इस एक प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं जी। हम भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हरियाणा से शुरुआत करते हैं। जो आपने हरियाणा की बात की, एक राज्य के मुख्यमंत्री यदि इस प्रकार की बात कहते हैं, ऐलान करते हैं, ये उनका अपने प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए एक उपाय जरूर हो सकता है, लेकिन इस प्रकार रूड या रिजिड होकर के काम नहीं किया जा सकता। जब देश से सभी राज्य बंधे हुए हैं और आपस में राज्यों के अंदर जब ट्रेवल नहीं होगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अन्य राज्य के होंगे, उनको हरियाणा से होकर के किसी दूसरे राज्य में जाना होगा। और दूसरा, हरियाणा के भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं। मानवीय आधार पर इस प्रकार के निर्णयों को कभी ठीक नहीं कहा जा सकता है। दूसरा, जहां तक बात रही संक्रमण की, तो सभी राज्य ये तो फॉलो कर रहे हैं कि संक्रमित लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। हरियाणा भी ये कर सकता है कि स्क्रीनिंग के आधार पर जो लोग ठीक हैं, जो स्वस्थ हैं, उनको आखिर किस आधार पर उनको जाने पर उनकी रोक लगाई जाएगी। स्क्रीनिंग हो, बाकायदा स्क्रीनिंग की फैसिलिटी डेवलप करनी चाहिए थी। बात यह, जब हम अपनी खुद की कमजोरी को छुपाते हैं कि हम स्क्रीनिंग नहीं कर सकते इतनी बड़ी संख्या के अंदर, या हमारे पास में वो मैनेजमेंट नहीं है, तो लोगों को ही रोक दिया जाए, तो ये इस प्रकार का समाधान लगता है। राजस्थान के अंदर किसी प्रकार की मनाही नहीं है, यहाँ बाकायदा स्क्रीनिंग की जा रही है। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जा रहा है। तो जब केंद्र सरकार आदेश दे रही है, राजस्थान में अलग सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की एनडीए सरकार है, लेकिन फिर भी तालमेल बन रहा है। हरियाणा के अंदर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि हरियाणा ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया? ये वहां का विशेष एक विषय हो सकता है, या उनके जो भय हैं वो भय इतने ज्यादा हैं, या केंद्र से कोऑर्डिनेशन इस लेवल का हरियाणा का नहीं हो पाया है, जिस वजह से ऐसे हालात उत्पन्न हुए हैं। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर बाकायदा जो मूवमेंट है वो हो रहा है, रेल सेवाओं का भी संचालन हो रहा है, प्रवासियों को लाने की जो पूरी तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं। विदेशों से भी पावने जो हैं वो आएंगे जो राजस्थान के रहने वाले हैं, और यहाँ से भी बहुत विदेश के लोग और बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं। तो लगातार ये मूवमेंट जारी है। स्टूडेंट्स की बात करें तो बिहार, यूपी के जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे थे कोयटा में, अन्य अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, वो भी लगातार वहाँ जा रहे थे। कुल मिला के बात ये है, एक जहाँ तक क्वारंटाइन सेंटरों की बात आपने कही थी दूसरी, कि क्वारंटाइन सेंटर्स में क्या ऐसी फैसिलिटी मौजूद है? देखिए, अधिकांश जगह पर क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं वहाँ उन लोगों को रखा जाता है जिनके पास में खुद के क्वारंटाइन होने की जगह नहीं है, यानी कि जिन लोगों के साथ में संकट है और पर्याप्त जगह नहीं है। जैसा कि नारिका नाके की बात करें, 100-100, 150 लोग एक मकान के अंदर रह रहे हैं। जयपुर के रामगंज की बात कर रहे हैं, जहां बहुत ज्यादा संक्रमण फैला, वहां एक मकान के अंदर 20 लोग, 25 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 80 तक उनकी संख्या है। ऐसी जगह पर जब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती, एक व्यक्ति संक्रमित हुआ तो लार्ज स्केल पर जो लोग हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे लोगों को सरकारी क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की जा रही है, या फिर सरकार की ओर से निजी ऐसी बिल्डिंग्स को चयनित किया जा रहा है जहां पर ठहराने की व्यवस्था की जाए। जब मास स्केल पर यह काम होता है, लाखों लोगों को, 48 लाख लोगों को राजस्थान के अंदर क्वारंटाइन किया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, 48 लाख एक बड़ा आंकड़ा होता है। जब इतनी संख्या में लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है और कोई इक्का दुक्का कहीं प्रकरण आ जाता है, जैसे आपने उदाहरण दिया कि अजमेर में इस प्रकार की घटना हो गई, या जयपुर के किसी स्थान पर ऐसी घटना हो गई। कल ही मेरे पास में एक केस आया, किसी ने बताया उसको सांगनेर पंचायत समिति से लेकर के गए उन लोगों को, और एक यूनिवर्सिटी के अंदर उन लोगों को ठहराया गया। उनका जो बॉयज हॉस्टल है वहां पर ठहराया गया, लेकिन वहां कुछ समस्या आई। मैंने तत्काल जो है जानकारी लेते हुए जिला प्रशासन से संपर्क किया और उनके पास में मदद पहुंच गई। उनको कपड़े की आवश्यकता थी, कुछ इस प्रकार का प्रकरण था। 3 दिन से लोग परेशान हो रहे थे। कुल मिला के कोऑर्डिनेशन की जहां कमी होती है वहां ये दिक्कत जरूर आती है, लेकिन ओवरऑल लार्ज स्केल में देखा जाए तो क्वारंटाइन सेंटर्स के ऐसे वीडियो भी आए हैं जहां लोगों ने प्रशंसा की है सरकार की, जहां ये कहा है कि बहुत अच्छी हमें सुविधा दी गई है, खाने पीने को बहुत अच्छा मिल रहा है। विपक्षी पार्टी के विधायक तक बता रहे हैं कि इतना खर्चा जो है खाने पीने पे खर्च किया जा रहा है क्वारंटाइन सेंटर्स में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब 2440 रुपए के आसपास आंकड़ा बताया जा रहा है, इतना प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के ऊपर खर्च हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या सुविधाएं जो है वो क्वारंटाइन सेंटर में मिल रही होंगी। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री, मुख्यमंत्री ने भी कहा क्वारंटाइन सेंटर में जाना किसी प्रकार की सजा नहीं है, बल्कि वहां मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए ताकि आदमी टिक करके वहां बैठ सके। उसको सजा के तौर पर नीरज जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, थोड़ा समय इजाजत नहीं देता है। मनीष जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से बात की जा रही है,
असमंजस में इस समय तमाम राज्य सरकारें भी हैं, केंद्र सरकार भी है, क्योंकि 2 दिन जो प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बातें की है और उसमें से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस लॉकडाउन को बढ़ाने की पेशकश की है, कईयों ने इसको मना किया है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, सबके अपने अपने कारण हैं, लेकिन केंद्र में सबसे बड़ा जो कारण ये है, सेंटर में जो सबसे बड़ा कारण है वो है आर्थिक गतिविधियां। हर राज्य आर्थिक की जो मजबूरी है सभी राज्यों की, उससे वो जूझ रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगर चौथा लॉकडाउन लागू किया जाता है, जिसकी संभावनाएं अति बलवती हैं, उसमें किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों को तेजी में लाया जा सकता है संक्रमण के खतरे को देखते हुए? देखिए उमंग, देश में तीसरे लॉकडाउन के दौरान ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ रियायतें दी जाएंगी जी। और आर्थिक गतिविधियों को सशर्त शुरू करने की इजाजत दी भी, और तमाम राज्यों ने दी। होम मिनिस्ट्री के एडवाइजरी पे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने यहाँ तमाम उद्योगों को चलाने की अनुमति जारी की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है, जिस वायरस से भारत में अब तक तकरीबन 71,000 मरीज सामने आ चुके हैं और हजारों मौतें भी हुई हैं, उस वायरस को समझना और उस वायरस को रोकने के प्रति भी सरकार और हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसलिए जो चौथा लॉकडाउन बढ़ाने की बातचीत चल रही है, निश्चित तौर पर 30 मई तक लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वायरस के प्रति जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सामने आ रहा है, वायरस अपनी चाल भी बदल रहा है। अब ऐसे व्यक्ति भी संक्रमित हो रहे हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी लक्षण नहीं थे। अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 74 जिले कोरोना से संक्रमित घोषित किए जा चुके हैं। केवल एक चंदौली बाकी है जहां अभी तक कोरोना का कोई भी केस सामने नहीं आया है। तो ऐसे में आप ये देखिए कि मरीजों की संख्या कोरोना के लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में आप अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे और लॉकडाउन को नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं संक्रमण के केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा आप एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया का बयान देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2 महीनों के दौरान कोरोना अपने पीक पर होगा। और सिर्फ यही नहीं, कई अलग अलग डॉक्टर्स ने भी, अपनी फील्ड के वायरोलॉजिस्ट ने भी अंदेशा जताया है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा था कि अगर लॉकडाउन ना होता तो 15 अप्रैल तक केसेस 10 लाख से ऊपर चले जाते। अब ये बात तो हुई स्वास्थ्य मंत्रालय और आम जनता के स्वास्थ्य से रिलेटेड, लेकिन एक सबसे बड़ा पहलू ये भी है कि अगर कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी रहा और किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी गई तो देश में आर्थिक गतिविधियां हैं उसका बट्टा भी जो है बैठ जाएगा। प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अभी हाल में ही 2 दिन पहले ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि अगर लॉकडाउन जारी रहा और तो उससे आर्थिक गतिविधियों को लगभग आत्महत्या जैसा करना होगा। और उन्होंने एक शब्द कोरा हाथी करके इस्तेमाल किया है, जो जापान में जब युद्ध लड़ा जाता था तो उससे बचने के लिए लोग आत्महत्या कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को उद्योगपतियों ने इशारा भी किया है कि अगर लॉकडाउन आप जारी रखेंगे तो एक तरह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो पूरे देश की वो बड़ा आत्मघाती कदम होगा। तो ऐसे में सरकार ये भी विचार कर रही है कि लॉकडाउन 4 अगर हम जारी रखते हैं तो आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए किस प्रकार से और कोरोना को लड़ने के प्रति किस प्रकार से हमारी जिम्मेदारियों के साथ संचालन की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि अभी जो उद्योग चालू हुए हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम ऐसे उद्योग सरकार ने चलाने की अनुमति जारी की है, जिसमें जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनको वहीं परिसर में ही ठहराने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन साफ तौर पे ये भी देखना होगा सरकारों को, प्रबंधन को, समाज को, कि अगर बड़े उद्योग चलाए उससे संक्रमण निश्चित तौर पे फैलेगा। लेकिन अभी बड़े उद्योग, कारोबारी गतिविधियां किस प्रकार से संचालित होंगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उमंग करोड़ों श्रमिक अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। सिर्फ यूपी में ही 3.25 लाख श्रमिक गैर राज्यों से अब तक आ चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं श्रमिकों की समस्या भी है और श्रमिक गांवों की ओर लौट चुके हैं। और आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां भी कोरोना तेजी से पैर पसार सकता है। तो इसलिए आर्थिक गतिविधियों के बीच एक बड़ा संकट ये भी खड़ा हो रहा है कि आप देश के ग्रामीण इलाकों को कोरोना से कैसे बचाएंगे। जी बिल्कुल मनीष, और ये वाकई में एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा था कि इस समय हमारा जो फोकस है कोरोना महामारी से तो जूझना है ही, साथ ही साथ हमारे वो ग्रामीण इलाके जो अभी तक इस संक्रमण की चपेट से बचे हुए थे उनको बचाना इस संक्रमण से बेहद जरूरी है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गौरव गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रेजिडेंट एडिटर हैं। गौरव जी, जिस प्रकार से बात की जा रही है चौथा लॉकडाउन की जो तारीख है उस पर बात की जा सकती है। आज रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण में और इस चौथे लॉकडाउन में किस प्रकार से
सशर्त छूट दी जाएगी, क्योंकि सभी राज्य और केंद्र खुद आर्थिक नुकसान से जूझ रहा है। क्या कहेंगे गौरव जी? देखिए उमंग, नीरज और मनीष दोनों की बात का एक बहुत ही अच्छा निचोड़ निकल कर आता है कि लॉकडाउन जो हमने अब तक तीसरा लॉकडाउन चल रहा है, और उसमें सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली है कि अगर हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया होता, केंद्र सरकार ने इतने टफ डिसीजन नहीं लिए होते, तो संख्या 10 लाख के पार होती। और जिस तरह से कल मैं आयुषी से चर्चा कर रहा था उमंग, तब तक इंटरनेशनल फिगर में, रैंकिंग में हम 13वें स्थान पर थे, और एक दिन बाद यानी आज जो है हम पूरे दुनिया में 12वें स्थान पर आ गए हैं, और हम चाइना से ठीक एक पायदान नीचे हैं। हमारे ऊपर चाइना है जो कि करीब 20,000 फिगर के साथ आगे चल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि अभी भी नरेंद्र मोदी ने जो कल लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सीएम्स के साथ, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी इलाज से हम बहुत पीछे हैं। सबसे बड़ी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंस से ही ये काम चलाया जा सकता है। मगर उमंग, आप ये सोचिए, हिंदुस्तान जैसे देश के लिए सिर्फ समय गुजारना, लोगों को धीरे धीरे अलग रखना, क्योंकि सबसे पहले जब नंबर्स बढ़े थे तो तबलीगी जमात को इसका बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करने के लिए आरोप लगाया गया। मगर मौजूदा समय में जो मामले बढ़ रहे हैं, पहले दिन से और आज के दिन में उमंग, कल का दिन ऐसा था जब एक दिन में रिकॉर्ड जो है 4600 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव देश को मिले हैं। तो पूरी तरह से ये तो तय है कि आज जब पीएम मोदी अपने संबोधन में या तो लॉकडाउन 4 का ऐलान कर सकते हैं या आज दूसरी तमाम चीजों पर बात करें, मगर लॉकडाउन 4 तो हमें झेलना ही पड़ेगा और इसके आगे भी हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। और साथ ही साथ जिस तरह से छूटें दी जा रही हैं, तो ये भी धीरे धीरे बढ़ने वाला जो एग्जाम्पल है वो यही है कि हम एक बड़ी समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। समाधान अभी भी कुछ नहीं है, और जिस तरह से हम छूट दे रहे हैं वो हमारे लिए जल्दी कष्टकारी हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जी उमंग। बिल्कुल गौरव जी, आपने सही कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो छूट मिली है उसके अपने अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदे ये हैं कि सभी राज्य और केंद्र सरकार भी आर्थिक नुकसान से जूझ रहे हैं, ऐसे में औद्योगिक गतिविधियां शुरू करना भी जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, नुकसान तो सिर्फ एक ही है, कोरोना महामारी के इस दौर में जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ही एकमात्र इसका बचाव है अभी तक, ये कहीं ना कहीं इन छूटों के बाद में ये टूटेगा जरूर, क्योंकि जो ट्रेनें जो शुरू की गई हैं, बसें जो शुरू की गई हैं, उनमें से कई चित्र ऐसे आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी पालना हो रही है। खैर, आप लोग हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे लॉकडाउन के बारे में क्या कुछ कहते हैं। क्या चौथा लॉकडाउन लागू होगा या नहीं होगा? और सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार से वापस से शुरू किया जाए ताकि हर राज्य की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो पटरी पर आ सके और आर्थिक संकट वो धीरे धीरे ही सही लेकिन टल सके। और इसके बीच में सबसे बड़ी परेशानी है हर राज्य में जो मजदूर वापस आए हैं उनमें से कई स्किल्ड लेबर है, कई अनस्किल्ड लेबर है, उनको किस प्रकार से हमारे राज्य के कामों के लिए यूज किया जाए, ये भी अपने आप में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इतने बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए हैं, उनको क्वारंटाइन में रखना और उनमें से एक भी इंसान छूट ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का यह आंकड़ा कहां जा सकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।